हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी पहली वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, है ना। ये चैप्टर 1 है बच्चों, ये चैप्टर 1 है सीबीएसई का जो आप एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करते हैं उसके अंदर में। ठीक, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना है आज हमें, और ये पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा, रजनीश पांडे के द्वारा। ठीक, और ये जो स्लाइड्स मैंने तैयार करी है ये उन टॉपिक्स की है जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। और बेसिकली मैंने श्योर किया है कि हर एक टॉपिक आप तक पहुंचे, चाहे वो वीडियो के फॉर्मेट में हो, चाहे वो लाइव क्लासेस के फॉर्मेट में हो। तो देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ग्राम एटॉमिक, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास, देन मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट आपने कहीं ना कहीं मोल सुना होगा, है ना, 9th क्लास 10th क्लास से मोल सुनते हुए आ रहे हैं। कैलकुलेशन करनी है प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की। फिर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है O2 माइनस, मैं कहूँ इसका चार्ज बताओ बच्चों, तो आप बड़े आराम से बोल देते हैं 2 माइनस, है ना। लेकिन अब इसको थोड़ा एक लेवल और हमें डीप में जाके देखना है कि ये होता क्या है। अच्छा, आइसोटोप्स, आइसोबार, थोड़ा बहुत सुना सुना सा लग रहा है, इनकी डेफिनेशंस देखेंगे। ये 3-4 लोग नए दिख रहे होंगे आपको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोटोन्स, है ना, इसको भी देखेंगे। फिर एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट देखते हैं। वेपर डेंसिटी को देखेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्टोइक्योमेट्री, है ना, ये स्टोइक्योमेट्री लिखा है, कई बच्चे इसको स्टिशियोमेट्री बोलते हैं, तो ये आपकी मर्जी है, स्टोइक्योमेट्री बोलिए, स्टिशियोमेट्री बोलिए। बेसिक है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए इसका, इस पर न्यूमेरिकल जब आए तो वो आपको डील करना आना चाहिए, है ना। फिर लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंट यील्ड, परसेंट प्योरिटी, सीरीज और सिक्वेंशियल रिएक्शन, पीओएसी एंड कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक, ये टॉपिक्स जो है हमें क्लियर करने हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है कुछ मैंने ब्लैक बोल्ड करके रखे हुए हैं टॉपिक्स को, जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला, स्टोइक्योमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, कंसंट्रेशन टर्म्स, मोल कॉन्सेप्ट, है ना, परसेंटेज कंपोजिशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सॉरी माफ करिएगा। तो ये टॉपिक्स जो मैंने बोल्ड करके लिखे हुए हैं, इनको हमें अच्छे से पढ़ना है बच्चों, और यही टॉपिक्स आपके स्कूल एग्जाम्स में आएंगे। ये टॉपिक्स आपके स्कूल एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है जी। ये जितने भी आपके स्कूल एग्जाम होंगे, जैसे हाफ ईयरली हो गया, PT1 PT2 हो गया, UT1 UT2, अलग अलग स्कूल में अलग अलग नाम से ये पेपर चलते हैं। तो उसमें ये सारे टॉपिक्स आते हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो हमें क्लियर करके रखना है। ठीक, उसके अलावा ये जो टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स आपका बेस बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। अगर कल को आपका मन करता है कि आप कंपटीशन एग्जाम में बैठना चाहते हैं, दैट इज IIT सुना होगा आपने, नीट एग्जाम सुना है बायो वालों के लिए, तो उन एग्जाम्स में बैठने के लिए बच्चों केवल एनसीईआरटी से काम नहीं बनने वाला, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट, एक्स्ट्रा टॉपिक आपके पास होने चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर्ड कर रखे हैं। इन टॉपिक से बाहर एक भी टॉपिक नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, IIT का या नीट का, अगर चैप्टर 1 से मैं पूछूं तो, है ना, चैप्टर 1 से बोलूं। बाकी चैप्टर्स में अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो चैप्टर 1 में यही टॉपिक्स आते हैं बस। तो हम क्या करेंगे बेटा, पढ़ने का तरीका ये होगा कि जो ब्लैक बोल्ड में लिखे हुए ना, मोल कॉन्सेप्ट, परसेंटेज कंपोजिशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सारे मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा जूम क्लासेस पे। ठीक, और शेड्यूल आपको पता ही है हमारी क्लासेस का, मैं बताता रहता हूँ ग्रुप में। बाकी जो ये टॉपिक्स हैं, जैसे क्लासिफिकेशन मैटर, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, मोलर मास, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स को मैं वीडियो बना के आपके थ्रू, आपके थ्रू कह रहा हूँ, आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना बच्चों। देखो, सबसे पहले जो है हमें पढ़ना क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या थी, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो बेसिकली मैं आपको बोलूं तो केमिस्ट्री जो है, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बेसिकली केमिस्ट्री, ये हर जगह है ना। आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, इसमें पॉलीमर्स का कॉन्सेप्ट आता है, पॉलीमर का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आता है, दैट इज चैप्टर नंबर 14 है 12th क्लास का ही, पॉलीमर नाम से। ठीक है, सॉरी 14 कह रहा हूँ, 15 है, 14 तो बायोमोलिक्यूल्स है, 15 पॉलीमर नाम का चैप्टर है। ठीक, आप जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारा जो है आपका केमिस्ट्री में ही काउंट होगा। ठीक, बायोलॉजी में भी काउंट होगा, केमिस्ट्री में भी काउंट होगा। और आपका जो भी आप जिस मकान में बैठे हैं, छत पे बैठे हैं, वो ईंटों से बना हुआ है, ईंटों में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से सॉलिड हैं, सॉलिड फॉर्म में अटैच हैं, है ना, तभी तो आपका मकान टिका हुआ है। तो वहाँ भी केमिस्ट्री है, मतलब हर जगह केमिस्ट्री लग रही है। तो बेसिकली केमिस्ट्री हर जगह है, और हमें केमिस्ट्री पढ़नी होती है मैटर के लिए। ठीक, अब मैटर क्या है, मैटर की आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, बताओ क्या पढ़ी हुई है मैटर की डेफिनेशन, 9th 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, बोलो बोलो। हाँ, जिसके पास कुछ मास हो और जो कुछ स्पेस घेरता हो, है ना, ये आपने छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी हुई है। तो यही डेफिनेशन है, अभी भी ये डेफिनेशन चेंज नहीं हुई है। कहीं आप सोचेंगे अब 11th क्लास में बड़े हो गए तो डेफिनेशन चेंज, नहीं, यही डेफिनेशन है। ठीक, अच्छा, डेफिनेशन ये हुई। मैटर के बारे में पढ़ना क्या है बेसिकली हमें, तो बेटा मैटर के बारे में हमें 3-4 चीजें पढ़नी होती हैं बेसिकली। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। ठीक, स्ट्रक्चर मतलब कि ये मैटर दिखता कैसे है। अब ये नहीं कि आपने भैया ये एक सॉलिड बना दिया, एक सॉलिड ब्लॉक बना दिया, और सर ये तो क्यूब की तरह हमें दिख रहा है,
तो बेटा क्यूब तो दिख रहा है आपको बाहर से, हम जब इसे जूम करेंगे तो जूम करने पर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हमें पढ़ना होता है ना। फॉर एग्जांपल पानी है, तो पानी का आपने फॉर्मूला सुना होगा H2O। मैं कहूँ बेटा पानी का मॉलिक्यूल दिखता कैसा है, तो ये मॉलिक्यूल जो है इस प्रकार से दिखता है, OH और H। जी हाँ, आप देखें तो ये V दिख रहा है आपको, उल्टा V, जैसे किसी ने इसको पकड़ के ऐसे बेंट कर दिया हो, है ना, तो इसको बेंट फिगर भी बोला जाता है। ये सब पढ़ेंगे आप केमिस्ट्री में। तो स्ट्रक्चर के बाद आप और क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं, आप मैटर के बारे में पढ़ेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब कि मैटर किस किस चीज से बना है ना, उसमें हाइड्रोजन का एटम है या सल्फर का एटम है, कार्बन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, और अगर है तो कितना है। जैसे पानी में 2 H है ना, ऑक्सीजन 1 है, पानी H 2 है पानी में। तो वैसी कंपोजिशन पढ़ेंगे कि कौन कौन से एटम्स या मॉलिक्यूल से वो चीज बनी है। उसके बाद बेटा एक और चीज आप पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज। ठीक, अब प्रॉपर्टीज दो तरीके की होती है अपने आप में। एक प्रॉपर्टी होती है केमिकल प्रॉपर्टी, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में मतलब कि वो जो आपने मॉलिक्यूल बनाया है या जो मैटर है ना, लेट्स से पानी ही हो गया, पानी बना रहे हैं हम, तो पानी में ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं, ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं, ये सारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में काउंट होगा। ठीक, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कितना है, उसका पीएच कितना है ना, ये सारी बातें, डेंसिटी कितनी है, ये सारी बातें फिजिकल प्रॉपर्टीज में काउंट होती हैं। ठीक, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है बेसिकली। अब मैटर को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर देते हैं ताकि हम इनको ईजिली पढ़ पाए। ठीक, एक क्लासिफिकेशन होता है बच्चों फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक होता है बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, अब फिजिकल क्लासिफिकेशन के भी अपने आप में 5 रूप हैं, तो हम आपको 5 रूप पहले लिखवा देते हैं, उसके बाद इसको धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। ठीक, ये बस बेसिक बना रहा हूँ आपका, ये पेपर में नहीं पूछेगा कि मैटर की 2 क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती है ना, सिर्फ बेस बनाने के लिए कि आपको आगे की चीजें ज्यादा क्लिस्टर क्लियर हो, है ना। चलिए, सबसे पहले आता है बच्चों बोस आइंस्टाइन। आपने सुना होगा बोस आइंस्टाइन छोटी क्लास में, है ना, और पढ़ा नहीं होगा, बस नाम सुना होगा बोस आइंस्टाइन। सॉलिड, है ना, सॉलिड तो बड़ा फेमस है। फिर लिक्विड बच्चों, उसके बाद गैस, है ना, और एक और होता है, बोलो, हाँ, प्लाज्मा। ठीक, तो बच्चों बोस आइंस्टाइन और प्लाज्मा, ये जो दोनों चीजें हैं, ये हमें नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो 11th 12th में भी नहीं पढ़ना क्या, हाँ 11th 12th में भी आपको नहीं पढ़ना है, बस नाम सुन लो, बोस आइंस्टाइन होता है, प्लाज्मा होता है। ये एक्चुअली में ना बहुत रेयर केसेस होते हैं, तो इसलिए हमको इनका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं और पढ़ाया भी नहीं जाता। ठीक, जब आप डाउन द जाएंगे, यहाँ पे डाउन द ग्रुप, है ना, जो पीरियोडिक टेबल में बोलते थे डाउन द ग्रुप, तो जब आप ये नीचे जाएंगे तो बेटा यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मतलब मैंने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखा है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट करके जो स्टेट है किसी भी मैटर की, वो बहुत लो एनर्जी की होती है, बहुत ज़्यादा लो। फिर सॉलिड आता है, देन लिक्विड की थोड़ी हाई एनर्जी, गैस की और हाई एनर्जी होती है, और प्लाज्मा बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी का होता है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का। उसके बाद सॉलिड भी बेटा 2 तरीके के होते हैं, अगर हम खाली सॉलिड की बात करें, एक होता है एमोरफस, ठीक, और एक होता है बच्चों क्रिस्टलिन, है ना। और मैं आपको बताऊं तो सॉलिड नाम का ना एक चैप्टर है बकायदा, सॉलिड नाम का एक चैप्टर है, दैट इज यहाँ लिख दें चैप्टर 1। ठीक, और 12th क्लास में होपफुली आपको दिख रहा होगा कि चैप्टर 1 है, 12th क्लास में आएगा आपका सॉलिड नाम का। तो सर आप सोचोगे सर पहले 11th तो करवा दो फिर 12th में पहुंचेंगे, तो बेसिकली है क्या कि ये जो क्रिस्टलिन वर्ड है ना, ये बार बार यूज होगा कई जगह 11th क्लास में। तो बच्चा पूछता है सर क्रिस्टलिन सॉलिड क्या है, क्रिस्टलिन सॉलिड क्या है, तो मैं आपको आज ही क्लियर कर देता हूँ कि क्रिस्टलिन सॉलिड है क्या। बेसिकली सॉलिड के 2 रूप होते हैं, क्रिस्टलिन और एक एमोरफस। ठीक, क्रिस्टलिन में कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई ए नाम का एटम है और बी नाम का एटम उससे जुड़ा हुआ है, फिर ए नाम का एटम जुड़ा है, फिर बी नाम का एटम जुड़ा है, फिर ए नाम का जुड़ा है, फिर बी नाम का जुड़ा है। ये एक सॉलिड है जिसमें ए और बी 2 एटम्स हैं। ठीक, फिर यहाँ ए से फिर बी जुड़ा है, फिर बी से फिर ए जुड़ा है, फिर ए से फिर बी जुड़ा है, फिर बी से ए जुड़ा है, फिर ए से बी जुड़ा है, फिर बी से ए जुड़ा है। अब बताओ ये बी है, ए है, यहाँ क्या आएगा, बिल्कुल यहाँ बी आएगा, फिर यहाँ ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर यहाँ ए आएगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक रेगुलर पैटर्न बन रहा है, ए बी ए बी ए बी, नीचे जाओगे तो भी ए बी ए बी, राइट हैंड साइड जाओगे तो भी ए बी ए बी। तो ये जो एक रेगुलर पैटर्न बनता है एटम्स का किसी सॉलिड के अंदर, उस सॉलिड को कहते हैं क्रिस्टलिन सॉलिड। जबकि एमोरफस क्या है, एमोरफस में कोई ट्रेंड नहीं बनता। अगर एमोरफस में ए नाम का एटम है तो जरूरी नहीं है कि उसके बगल में बी नाम का एटम आए, हो सकता है उसके बगल में ए आ जाए, हो सकता है फिर बी आ जाए, फिर हो सकता है फिर ए आ जाए, हो सकता है लगातार 2 बार बी आ जाए, है ना, हो सकता है यहाँ ए है तो नीचे फिर ए आ जाए, फिर बी आ जाए, यहाँ फिर बी आ जाए, यहाँ फिर बी आ जाए, मतलब कोई एक फिक्स पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं होता, ये सब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, जब आपको 12th क्लास में चैप्टर 1 पढ़ाया जाएगा सॉलिड स्टेट। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि कहीं भी क्रिस्टलिन सॉलिड वर्ड आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, क्रिस्टलिन सॉलिड मतलब ये क्रिस्टल जैसे जो होते हैं ना, इसका बच्चे यही सोचते हैं कि क्रिस्टल जैसा होता है क्या, सच है आपकी कहीं
कुछ लिमिट तक बात सच है ना, लेकिन 100% सच नहीं है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आए तो उसको एकदम परफेक्ट आपको आप समझना है कि क्रिस्टलाइन मतलब ये होता है कि एक रेगुलर पैटर्न में एटम्स अरेंज हैं, ठीक। अब आइए लिक्विड। तो बेटा लिक्विड और गैस इन दोनों को बोलते हैं हम फ्लूइड, ठीक। अभी फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सके, ठीक। फ्लूइड्स उन्हें बोलते हैं जो कि फ्लो कर सकते हैं, है ना। अच्छा, लिक्विड के बारे में आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा? लिक्विड के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा बेटा आपका चैप्टर 2 में पढ़ने को मिलेगा। कौन सी क्लास में? 12th क्लास में, ठीक। 12th क्लास में आपको चैप्टर 2 है सॉल्यूशन नाम से, उसी में आपको लिक्विड के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो गैस है ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 5 में, 11th क्लास में, ठीक। 11th क्लास में चैप्टर 5 है स्टेट्स ऑफ मैटर, तो चैप्टर का नाम है, पर उसमें बेसिकली गैस के बारे में ज्यादा बात करी गई है। और थोड़ी बहुत लिक्विड के बारे में बात है, सॉलिड के बारे में बात नहीं है, क्योंकि सॉलिड के लिए एक स्पेसिफिक चैप्टर हमने बना रखा है 12th क्लास में, ठीक। तो ये हो गया आपका पूरा फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का, और साथ साथ हमने कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें पढ़नी है वो भी हमने आपको बता दी। अब आइए केमिकल वाले में, ठीक। तो केमिकल वाले में बेटा दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी को हम बोलते हैं बच्चों प्योर, और एक कैटेगरी को हम कहते हैं इम्प्योर, ठीक। एक को कहते हैं प्योर, एक को कहते हैं इम्प्योर। अब मुझे लगता है यहाँ पे जो है मेरी वीडियो आ रही होगी तो आपको प्योर इम्प्योर यहाँ पे समझाऊंगा तो दिखेगा नहीं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्योर का पढ़ाता हूँ, ठीक। मैं पहले प्योर को क्लासीफाई कर देता हूँ। प्योर भी बच्चों दो फॉर्म में पाया जाता है। एक फॉर्म होती है एलिमेंट, एक को हम कहते हैं एलिमेंट फॉर्म, और एक को हम कहते हैं बच्चों कंपाउंड फॉर्म, ठीक। बड़े ध्यान से डिफरेंस समझना। एलिमेंट भी दो तरीके से पाया जाता है। एक पाया जाता है एटॉमिक स्टेट में, और एक बच्चों ये पाया जाता है मॉलिक्यूलर स्टेट में, ठीक। अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप पे वीडियो का ऑप्शन होगा, आप उसको स्लो कर सकते हैं, या अगर आपको मेरी स्लो लग रही है ना स्पीड, तो आप इसको फास्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ये टॉपिक बहुत आसान है और टॉपिक इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ, ठीक। पर हाँ, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। कई बार ये छोटी मोटी चीज़ों से ही आपके बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो हैं समझने में आपको आसानी होती है, ठीक। और कई बार ये छोटे छोटे टॉपिक जिसको नहीं पता वो कंफ्यूज ही रहता है, वो फिर रट्टा मारता है कि एलिमेंट्स इसे कहते हैं, कंपाउंड्स इसे कहते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक। तो देखो एलिमेंट्स क्या है। सबसे पहली बात कि एलिमेंट्स में आपको जो है प्योर सब्सटेंस की एक कैटेगरी है, और दो फॉर्म में मिलता है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर। अब देखो क्या है, एटॉमिक को समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक लोहे की रॉड है, ठीक। मान लेते हैं कि ये एक लोहे की रॉड है, इसको मान लीजिए, जो मेरी पेंसिल है जिससे मैं लिख रहा हूँ, तो ये लोहे की रॉड है, ठीक। तो अगर मैं पूछूं कि बेटा इसमें कौन कौन से आइटम्स हैं, तो आप कहोगे सर इसमें तो आयरन के आइटम्स हैं। देखो ये आयरन का सिंबल होता है बेटा Fe, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी याद करूं, 26 होता है, आपको याद करना है। 30 तक होते हैं एटॉमिक नंबर हमारे कोर्स में, 11 12 में 30 तक आपको याद करने हैं, ठीक। तो आयरन का 26 होता है एटॉमिक नंबर। अब इस लोहे की रॉड में अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो एक्चुअली में एटम्स ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे, ठीक। इस तरीके से एटम्स लगे हुए हैं, ये इस तरीके से। थोड़ी फिगर अच्छी नहीं बन रही, पर आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ तो आ ही रहा होगा। Fe हर एक एटम में Fe लिख देता हूँ क्योंकि Fe का एक एटम है। तो मैं पूछूं बेटा इस लोहे की रॉड में क्या कोई और एटम है, तो आप कहोगे नहीं है सर, ठीक। तो ये प्योर लोहा हो गया। प्योर लोहा हो गया तो हमें तो वही तो पढ़ना है, प्योर सब्सटेंसेस पढ़ने हैं, तो ये प्योर सब्सटेंस में काउंट होगा, ठीक। उसके बाद ये एटॉमिक स्टेट क्या है, तो एटॉमिक स्टेट का मतलब है कि ये अकेला एग्जिस्ट कर रहा है। ये नहीं कि आयरन किसी और के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, या आयरन अपने भाई के साथ एग्जिस्ट कर रहा है बॉन्ड बना के, बेटे की बॉन्ड बना के मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जैसे आपने सुना होगा O2 सुना है। तो वैसे मैं ऐसा तो नहीं लिख रहा ना, Fe2 तो नहीं लिख रहा, मैं खाली Fe लिख रहा हूँ ना। तो लोहे के इस रॉड में खाली Fe के एटम्स है, इसको हम कहते हैं एटॉमिक स्टेट। जबकि मॉलिक्यूलर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर में होता एक ही एटम है, जैसे ऑक्सीजन ही है, लेकिन वो अपने भाई के साथ चिपका हुआ रहता है। जैसे ऑक्सीजन O2 लिखा हुआ है तो इसमें O डबल बॉन्ड O है। जैसे कहीं N2 लिखा मिल जाए आपको तो उसमें N ट्रिपल बॉन्ड N है। अब ये जो O2 है, N2 है, ये भी आपका प्योर काउंट होगा, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है। एटम मतलब अकेला, और मॉलिक्यूल मतलब कंबाइन फॉर्म में, किसी के साथ कंबाइन होगा, ठीक। अब अगर अपने ही भाई के साथ कंबाइन है, जैसे O जो है अपने ही भाई के साथ कंबाइन है, तो वो आ जाएगा एलिमेंट में। पर अगर O किसी और के साथ कंबाइन है तो वो आ जाता है कंपाउंड में। अभी हम उस पर भी पहुंचेंगे धीरे धीरे, ठीक। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये O2 N2 आपको मिल गया। अब और अगर मैं क्लासीफाई करूं तो बेसिकली बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना नॉन मेटल मिलते हैं। नॉन मेटल जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं, कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेंगे बाद में। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे इसी फॉर्म में आपको मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली, है ना, 100% नहीं कह रहा, मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, एटॉमिक स्टेट में कौन कौन मिलेंगे सर, तो आपको एटॉमिक स्टेट में मिलेगा बच्चों मेटल, ठीक। आपको एटॉमिक स्टेट में मिलेगा मेटलॉइड्स,
अब मेटलॉइड्स के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जहाँ तक मुझे अंदाजा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम इसको कवर कर लेंगे। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटलॉइड्स होते हैं, वो एटॉमिक स्टेट यानी एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि जितने नॉन मेटल होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको मिलेंगे। ठीक, अब कंपाउंड्स में देखिए क्या है। कंपाउंड्स में बेटा दो डिफरेंट एटम कंबाइन होते हैं, है ना, जैसे ये H2O, ठीक, जैसे CO2, जैसे NH3, है ना, बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूँ मैं, जैसे HCl, बड़ा फेमस है HCl, तो आपने सेकंड चैप्टर में एसिड बेस में बहुत पढ़ा है 10th क्लास में, है ना। एक बेस भी पढ़ा था फेमस वाला, बताओ कौन सा बेस है, बोलो बोलो, जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, हाँ, NaOH। ठीक, तो बेटा बेसिकली ये जो चीजें हैं ये भी प्योर हैं और ये कंपाउंड में क्लासीफाई इसको हम करते हैं। तो जब मैं छोटा था, जब मैं पढ़ता था, तो मुझे लगता था यार ये दो लोग हो गए, दो हो गए तो ये प्योर कैसे हो गया, क्योंकि हमारे दिमाग में प्योर मतलब होता है एक जैसा, एक जैसी चीज। लेकिन यहाँ पे आपको दो दिख रहे हैं, एक H भी है, एक O भी है ना, CO2 में एक C भी है, O भी है, NH3 में एक N भी है, H भी है, तो ये प्योर कैसे हो गया। तो बेसिकली प्योर जो आपके मन में डेफिनेशन है उसको थोड़ा आपको दबाना पड़ेगा कि प्योर मतलब एक जैसा, है ना, ऐसा नहीं है। देखो इस पानी को अगर मैं कंटेनर में डालूं, ये देखो पानी को मैंने कंटेनर में डाल दिया, अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पानी के अलावा कोई और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है क्या, आप कहोगे नहीं सर सिर्फ पानी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो बेटा इसको हम फिर प्योर ही मानेंगे। ठीक है, किसी कंटेनर, जैसे सिलेंडर ले लो, एक सिलेंडर ले लिया और सिलेंडर के अंदर आप भर दो गैस, है ना, गैस भर दी, कौन सी गैस भर दी, CO2 गैस भर देते हैं। तो इस सिलेंडर में कोई और गैस तो नहीं है ना बेटा, खाली CO2 गैस है, तो इसको भी आप प्योर फॉर्म ही बोलोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। अब इसको सर इम्प्योर क्यों नहीं बोल रहे, सर दो लोग हैं तो ये आपको जवाब मिलेगा जब मैं आपको इम्प्योर पढ़ाऊंगा वहां पे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, ये प्योर वाला इतना ही क्लासिफिकेशन था बच्चों, अब इम्प्योर शुरू करते हैं। ठीक, और इम्प्योर में भी मुझे लगता है मेरी वीडियो यहाँ पे आएगी कोने में, तो सब कवर्ड हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आधा स्क्रीन तक लिखूं, फिर अगली स्क्रीन पे आपको ले जाके इम्प्योर को समझा दूंगा, या अगली स्क्रीन पे चलते हैं, नहीं अगली स्क्रीन पे तो स्लाइड्स कुछ और हैं, इम्प्योर को यही समझना पड़ेगा बच्चों। देखो इम्प्योर को आप बेसिकली कहते हैं, अगर मैं और इसका क्लासिफिकेशन करूँ तो इम्प्योर को आप मिक्सचर कहते हैं बेसिकली। ठीक, और मतलब इम्प्योर की एक ही कैटेगरी है मिक्सचर, है ना, ये मैंने इस तरफ बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस तरफ भी कुछ बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक, अब मिक्सचर में दो कैटेगरी और आती है बच्चों, एक आता है होमोजीनियस, होमोजीनियस, और एक आता है बच्चों हेट्रोजीनियस। आप बच्चों मैं आपसे गुजारिश है कि आप जो हैं इसके नोट्स साथ साथ बनाते रहें। अगर आप ये नोट्स फॉर्मेट में लिख के मेरे पास लाएंगे कि सर देखो हमने नोट्स बनाए जो आपने पढ़ाया, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ चलो बच्चों का दिमाग है पढ़ने में। वरना बच्चा क्या करता है, वीडियो देखा सो गया अपना, क्वेश्चन भेजे क्वेश्चन करे सो गया अपना। जब लास्ट टाइम पे पेपर आएगा बच्चों, तो आप वीडियो दोबारा तो देखोगे नहीं, आपके पास नोट्स होने चाहिए, आपके पास क्वेश्चंस करे हुए होने चाहिए कहीं पे। तो प्लीज इसको हार्ड कॉपी में कर लेना, है ना, सॉफ्ट कॉपी में मत रहने देना। अब बेटा होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के बाद होमोजीनियस की एक कैटेगरी होती है बेटा ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस की दो कैटेगरी होती है बच्चों, एक को कहते हैं सस्पेंशन, सस्पेंशन, और एक को कहते हैं बच्चों कोलाइडियल। ठीक है, कोलॉइडियल सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, मैं कहाँ लिखूं ट्रू सॉल्यूशन, थोड़ा इसे रब कर दूं, इसे रब कर देते हैं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि बेटा यहाँ नीचे जो है मेरी वीडियो आ रही होगी, तो मैं यहाँ लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो मैं थोड़ा इसे रब कर देता हूँ, अपना स्पेस खाली कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझा पाए। ठीक, ये लो हमने स्पेस रब कर दिया, ऐसे खाली कर दिया। थोड़ी ये मेरी पहली वीडियो है तो एडजस्ट कर लेना, धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ चीज़ों को, है ना, आपकी तरह एडवांस तो नहीं हूँ। चलो ट्रू सॉल्यूशन क्या है, ट्रू सॉल्यूशन में मान लीजिए एग्जांपल से समझाते हैं कि एक कंटेनर लीजिए, कंटेनर में बेटा यहाँ पे डाल दीजिए आप पानी, ठीक, और यहाँ पे आप डाल दीजिए नमक। तो अब इस कंटेनर में बेटा दो लोग हैं, पानी भी और नमक भी, तो क्या आप इसे प्योर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे प्योर, है ना। हाँ, अगर इसमें खाली पानी पानी होता तो आप इसे कहते हैं हाँ सर ये कंपाउंड है और ये प्योर में है, लेकिन बेटा आप देखो पानी के साथ नमक भी आ गया है, इसलिए इसको आप प्योर नहीं, इसको आप इम्प्योर बोलोगे। और इम्प्योर में भी कौन सा बोलोगे, मिक्सचर बोलोगे, मिक्सचर में भी कौन सा बोलोगे, होमोजीनियस बोलोगे, होमोजीनियस में भी कौन सा बोलोगे, ट्रू सॉल्यूशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू सॉल्यूशन, इसको हम पढ़ेंगे, वैसे 12th क्लास में चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन नाम का, उसमें पढ़ना है। और फिर भी आपको बता दूं ट्रू सॉल्यूशन में ना आपको देखने से ये पता नहीं चलेगा कि नमक कहाँ तैर रहा है और पानी कहाँ तैर रहा है, इसी को कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, लेमन लैंग्वेज में कहें तो। और डिटेल में जाना है तो भैया 12th क्लास का वेट करो, है ना। चलो सस्पेंशन और कोलाइडियल क्या होता है, सस्पेंशन को यहाँ लिख देते हैं सस्पेंशन। तो सस्पेंशन बहुत आसान है, सस्पेंशन में होता है बेटा सैंड और वाटर, सैंड और वाटर। जब आप एक कंटेनर के अंदर रेत और नमक, सॉरी रेत और पानी ले लेंगे, तो आपको रेत अलग दिखेगी पानी अलग दिखेगा, है ना, इसी को कहते हैं बच्चों सस्पेंशन। और बेसिकली इम्प्योर में मिक्सचर, मिक्सचर में हेट्रोजीनियस। ठीक है, और कोलॉइडियल, कोलॉइडियल भी आपने सुना होगा छोटी क्लास में कहीं ना कहीं। कोलॉइडियल में आप ले लीजिए बटर मिल्क, ठीक, बटर मिल्क, बटर मिल्क और पानी,
इस दोनों का मिक्सचर ले लीजिए, तो इसको हम कहेंगे कि ये मिक्सचर है और ये हेट्रोजीनियस में है। अब ये हेट्रोजीनियस में क्यों है, होमो में क्यों नहीं है, ये सब डिस्कशन जो है आपको 12th क्लास में मिलेगा, जब हम 12th क्लास में चैप्टर को पढ़ेंगे। 12th क्लास में चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन, उसमें सब कवर्ड हो जाएगा। तो ये था बच्चों मैटर का क्लासिफिकेशन। अगली स्लाइड में मैंने आपके लिए क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करी है। ये गूगल से मुझे एक फोटो मिली थी, वहां से मैंने इसको उठाया है। तो आप देखें ये पूरी नहीं है, हमने इससे ज़्यादा पढ़ लिया है। हमने यहाँ पे पढ़ा कि बोस आइंस्टाइन भी होता है, और हमने यहाँ पढ़ा कि यहाँ प्लाज्मा भी होता है, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था मेटल होता है, बिल्कुल ठीक, नॉन मेटल, ये सेमी मेटल्स की जगह आप मेटलॉइड्स भी बोल सकते हैं। अब कंपाउंड में देखो इन्होंने दो कैटेगरी करी हुई है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में मतलब जो कार्बन को छोड़ के होता है, अब तक तो पता चल गया होगा, चैप्टर 4 है ना 10th क्लास में, कार्बन कंपाउंड्स, उसमें जो भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी ऑर्गेनिक वाले की, है ना। तो जैसे आपका मीथेन हो गया, आपका इथेन हो गया, है ना, आपका CH3COOH हो गया, दैट इज इथेनोइक एसिड, है ना, इथेनोइक एसिड हो गया। ये किस में डलता है इथेनोइक एसिड, याद है कुछ, इसका नाम एसिटिक एसिड भी है, अब याद करो। हाँ, ये विनेगर में डलता है, सिरका में, ठीक। और इनऑर्गेनिक में जो भी आपके कार्बन वाले नहीं है, फॉर एग्जाम्पल H2O, अमोनिया, है ना। अच्छा, कुछ कुछ कार्बन वाले भी यहाँ होते हैं, जैसे CO2, ये भी आपका इनऑर्गेनिक में काउंट होगा। तो इसमें C है तब भी ये इनऑर्गेनिक में है, ऑर्गेनिक में क्यों नहीं है, तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको समझा देंगे कि कुछ कंपाउंड्स C वाले होते हैं तब भी वो इनऑर्गेनिक में काउंट होते हैं। डन। और फिर ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडियल, ये सारा हमने आपको कवर करा दिया। तो ये थी बच्चों हमारी पहली वीडियो, जिसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करा है। मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, ताकि बड़ी वीडियोस में ना ऐसा होता है कि यार पता नहीं कब खत्म होगी कब नहीं। अब ये छोटी वीडियो है, मात्र मेरे ख्याल से 10 या 15 मिनट हुए होंगे, आपको क्लासिफिकेशन समझ आ गया। अब अगले टॉपिक के लिए अगली वीडियो पे चलेंगे, ठीक है बच्चों। चलो आज के लिए इतना ही, बाय।